साहिबगंज प्रखंड परिसर में 9 सूत्र मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद संयुक्त वाम दल के प्रतिनिधिमंडल का डेलीगेशन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कार्यपालक पर पदाधिकारी से मिला, जिसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटर के द्वारा बिजली के गरीब उपभोक्ताओं को शोषण करने, बिहार सरकार से 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने, आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कैंप लगाने सहित अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। देखे बिहार हर पल न्यूज की रिपोर्ट। सफल हुआ, धरना प्रदर्शन सफल हुआ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त वाम दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त वाम दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। इनकलाब जिंदाबाद। क्या कर पाएंगे? आज जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, खास करके मैं बुद्धिजीवियों से बहुत बंधु खड़ा हो गए हैं, आप बंधु खड़ा हो गए। मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि जनता के सवालों पर आप दायित्व ले, आप पूछे पदाधिकारी से भी जाकर ये गंडक योजना जो है क्यों चालू नहीं हुआ, पदाधिकारी महोदय बताइए। आप वीडियो साहब से पूछिए कि आप प्रखंड के मालिक हैं, ये कोऑपरेटिव पदाधिकारी क्या करता है छोड़िए। आज 1600 में धान बेचने के लिए क्यों किसान मजबूर हो रहे हैं? और जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, मुझे पता है कि 1 एकड़ जमीन कितना भिट है और कितना धनर है वो पता लगाना मुझे बाकी है। लेकिन इसी प्रखंड में कोऑपरेटिव के जो चेयरमैन है, पैक्स अध्यक्ष जी हैं, वो 1 एकड़ जमीन का जो मालिक है उससे 150 एकड़ धान खरीद दिखा दिए, 150 कुंटल खरीदारी दिखा दिए। और उनका पेमेंट भी कब होगा? पेमेंट उनके नाम पर होगा, चूंकि चेक पर दस्तखत करा देते। और इतना बड़ा जो घपला होता है, वो जो जाता है कुटी में, उसदा बनेगा, हलवा बनेगा, इसी में तबाही होती है। और 1600 में बेचने के लिए आज किसान मजबूर होते हैं। आप लोग सहयोग कीजिए, पूछिए पैसे अध्यक्ष से कि अब तक कितने धान की खरीदारी हुई, किस रेट पे अब तक खरीदा, किस किसान से खरीदा, कहाँ गया। वीडियो साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इंक्वायरी कीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर मुकदमा चलाइए। अगर पैक्स अध्यक्ष, कोऑपरेटिव अफसर गलत है तो आप उसके ऊपर मुकदमा चलाइए। चूंकि हमारा किसान जिस रूप में आज तबाह है, आज जो मजबूर है, क्यों मजबूर है आप भी जानते हैं, चूंकि आप भी किसान परिवार से आए हुए हैं। मदन जी ने कहा कि लोग दिखाई नहीं देते हैं, यहाँ पर कहां से दिखाई देते हैं? हर गांव में एजेंट है, हर टोला में दलाल बैठा हुआ है। आप 2 दिन जाइए ब्लॉक में, 3 दिन जाइए ब्लॉक में, 4 दिन के बाद कहिएगा कि कोई भेंट नहीं होता है, कर्मचारी पंचायत सेवक कोई भेंट नहीं हो रहा है। भेंट नहीं हो रहा है तो भेंट आपको हो जाएगा, किसी न किसी जगह वो भेंट हो जाएगा। उसके दलाल बैठे हुए हैं और वह काम अपना कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति बनी हुई है। तो ब्लॉक में 1 दिन आइए, 2 दिन आइए, 3 दिन आइए, जातीय बनवाना हो चाहे आवासीय बनवाना हो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन कर दीजिए। बीत गया महीना 2 महीना, और जब तक दलाल नहीं आएगा, 100, 200, 300 रुपया नहीं देगा, तब तक नहीं बन पाएगा। कहां से होगा, कैसे होगा? जिला का मालिक कलेक्टर होता है, आप प्रखंड के मालिक हैं, आपको इन चीजों को देखना चाहिए। आज जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उस परिस्थितियों पर हम यह कहना चाहेंगे आपसे कि आज कितने घर में मोमबत्ती जल रही है। प्रीपेड मीटर लगाने के बाद जब पेमेंट नहीं होगा तो लाइन काट दिया गया। आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सहयोग चाहिए, मीडिया का सहयोग चाहिए जनता को। और वैसा वो आज तक वाला नहीं बनिएगा आप लोग है तो सरकारी भाग बना हुआ है, गोदी मीडिया बना हुआ है। गोदी सब तो रवीश कुमार का सबसे पहले आया और आज प्रचलित हो गया। गोदी मीडिया मतलब सरकारी मीडिया, जो सरकार हगेगी पालेगी वही बोलेगा, चाहे जो बोले, जितना गंध देती इतना भागे वो वही बोलेगा। लेकिन जो जनता की समस्या है, जनता की जो समस्या है, उन समस्याओं पर हमको कतार बनाना पड़ेगा।
होगा, कतार एक गरीबों का होगा, मजलूमों का होगा, किसानों का होगा, मजदूरों का होगा, छात्रों का होगा, नौजवानों का होगा। और जो ये व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था, कानून व्यवस्था, उसके खिलाफ हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लड़ रहे हैं। हमारी ताकत छोटी है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ी ताकत होगी। हम पदयात्रा निकालेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम सारे पदाधिकारियों को एक जगह बंद करेंगे, होगा मुकदमा देखा जाएगा। आज कांग्रेस बाह कर रहे हैं, अरे क्या होगा? अरे लीके 3 चले क्रूड कार कपूर, लीक छोड़ के 3 चले शेर शायर सपूत। जो सपूत होगा वह लड़ने के लिए आगे बढ़ेगा, और जो कपूत होगा वह रामदाम करेगा। करते रहो भजन। कबीर ऐसे ही नहीं कहा। कबीर को लोगों ने कहा कि इनके पास जमाते क्या है। कबीर कहा गए जमात की बात करते हैं, साधु जमात नहीं खोलता है, साधु अकेला चलता है। लालन को नहीं डेरिए, हंसन को नहीं पात, सिंहन को नहीं लहरे, साधु न चले जमात। जो ईमानदार होगा वो जमात की बात नहीं करेगा, वो सीधे चलेगा, आगे बढ़ेगा। और जिसको उसके साथ पीछे चलना होगा चलेगा, नहीं चलना होगा जाएगा। तो मैं कबीर को इसलिए याद कर रहा हूं, रैदास को मैं इसलिए याद करता हूं, रहीम खनखना को इसलिए याद करता हूं कि उनका कथा एक अलग था। हमारे वीडियो साहित्यिक संस्कृत भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, सब जानते हैं। बहुत पढ़े नहीं करते न वो करने। और यहाँ तक मोदी जी की सरकार नहीं है, इसकी सरकार है, उसी को याद करेंगे तो वो सरकारी है, सरकार की व्यवस्था है। खैर, ये मैं आम बात बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल में। पूरे बिहार में आज ब्यूरोक्रेट हावी है। ब्यूरोक्रेट मतलब अफसरशाही। अफसर को जो बोलना होगा वही कानून बन जाएगा, और जब वही कानून बन जाएगा तो फिर विधानसभा क्यों, राज्यसभा क्यों, लोकसभा क्यों, उसकी जरूरत क्या है? आज वही स्थिति बनी हुई। ब्यूरोक्रेट ही सब कुछ है। सीओ साहब बोल देंगे जमीन आपका नहीं है, जमीन इनका है, हो गया। अब जमाबंदी तक भूल गई, अब जाइए डीसी राज के, डीसी राज कहेंगे कि नहीं सीओ का फैसला सही है तो चले जाइए अब कमिश्नर साहब, उससे भी नहीं होता है तो टाइटल में जाइए, 3 कुछ लगिए। इतनी खराब व्यवस्था है, इतनी खराब व्यवस्था है कि आज भी साहेबगंज प्रखंड में 147 एकड़ जमीन सेलिंग की जमीन है, जिस पर अभी तक किसी का कब्जा नहीं। राजेपुर में जाइए 46 एकड़ जमीन हदबंदी के अंदर जमा है, लेकिन कब्जा किसी का नहीं। पायरा नीचे कटौता में जाइए, वहां पर 24 एकड़ जमीन लोगों को बांटा गया है, लेकिन कोई काबिल नहीं। बहुत मशक्कत के बाद प्रतापपट्टी में कुछ हमने दखल करवाया, कुछ ईसा छपरा में दखल करवाया, कुछ बंगला में दखल करवाया, लेकिन अभी जो परिस्थिति है जमीन का यही है। बिहार सरकार की जमीन पर बड़े लोगों का कब्जा है। सीओ साहब के पास क्या लिस्ट नहीं नहीं लिस्ट है तो मैं दूंगा लिस्ट की कहां कहां बिहार सरकार की कब्जा हुआ जमीन है। मेरे पास लिस्ट, मैं निकाल करके रखा हूं लिस्ट की कहां कहां जमीन है। जमीन दो, बंगला पहाड़पुर के लोग आए और पोखरा पर बस गए। क्या स्थिति है वहां? बहुत सारे लोग वैसे जहां तहां बांध पर बसे हुए हैं, फाइलें नहीं मिल रहा है, और फाइल मिल रहा है तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। आगे वही बढ़ेगा जहां 3000 4000 रुपया सीओ साहब को मिलेगा, वहां आगे बढ़ेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। यह परिस्थिति। तो साथियों, हम आगे आने वाले दिनों में 25 दिसंबर के बाद हम चाहेंगे इस पर बात के लिए। बहुत अच्छी बात है कि आपकी व्यवस्था है। वर्ण संघर्ष के भार को कमजोर करने के लिए जाति और संप्रदाय का सहारा पूंजीवादी पार्टियां लेती हैं, पूंजीपति को मिलता है। यह सीखने वाली बात नहीं है, वो कोई बात जनता समझ नहीं पाती है, वो अलग चीज है। वर्ण संघर्षों का इतिहास एक लंबा इतिहास है। आदिम साम्यवाद के बाद जब कबीलों ने अपना
सामने रखा, शिकारों पर अधिकार प्राप्त करना शुरू किया, एक झुंड दूसरे झुंड को परास्त किया, शासन व्यवस्था कायम किया और उसके बाद वहीं से शुरू होता है कि कौन बनेगा राजा और कौन होगा प्रजा और कौन राजा का बनेगा सेना। और बढ़ते बढ़ते लाखों संघर्षों के बाद जब यह खोज आया कि नहीं, इसके पीछे कोई देवता नहीं है, कोई रानी नहीं है, कोई महाराजा नहीं है, ये जो पिंड है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सूर्य का उदय है, यह पृथ्वी है, यह क्या है, इसके बारे में सब समझदारी जब सामने आई और गैलीलियो ने जब इस चीज को सामने रखा तो चौराहे पर उसको फांसी दी। डार्विन का विकासवाद जब आगे बढ़ा, लोगों के सामने आया तो उसको सजा दी गई। सजा का भी इतिहास बहुत लंबा है और इस तरह लगातार संघर्षों के बीच जब मनुष्य आगे बढ़ा, संघर्षों के द्वारा, बिना संघर्ष का कुछ पाया नहीं। मैं नहीं जानना चाहता हूं बहुत दूर तक, लेकिन बहुत साफ साफ शब्दों में एक राजा शुंग था और शुंग वंश के प्रभाव में जब आया हमारा मुल्क, तो वहां से अब पोथी पत्रा निर्माण शुरू होता है और यह शुंग वंश यानी ब्राह्मण था और वहीं से चाहे वह वेद व्यास जी हो या तुलसी जी हो या और कोई हो, एक कतार वह भी था और दूसरा कतार कबीर का भी था। उस समय भी संघर्ष जारी रहा। अब बुद्ध की चर्चा करें तो फिर बहुत दूर चले जाएंगे, हम बहुत जल्दी आना चाहते हैं। तो मदन भाई, तर्क संघर्ष को कमजोर करने के लिए व्यवस्था चलाने वाली जो पूंजीपतियों की पार्टी है, सरमादारों की पार्टी है, जमींदारों की पार्टी है, उसका काम ही है और जिस काम को कैसे कर रहे हैं वो हम तमाम लोग जानते हैं। लेकिन हर संघर्ष को आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी आपके ऊपर, हमारे ऊपर, जनता के ऊपर है, बुद्धिजीवियों के ऊपर है और हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज जो समस्याएं खड़ी हुई हैं हमारे गांव से लेकर शहर तक, राज्य से लेकर देश तक जो समस्याएं खड़ी हुई हैं, वो समस्या को ऐसे ही नहीं हुआ है, प्लानिंग किया गया है उसका। आपने राजेंद्र बाबू का नाम लिया, जवाहरलाल का नाम लिया, उसके आगे बढ़िए, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था और वही सर्वे था और उसी सर्वे के आधार पर जो आज नहर की खुदाई हुई और वह खुदाई बाद में हुई, इसके पहले आप देखिए, आप पंजाब की चर्चा भी किए हैं, सतलज जो नदी पंजाब से होकर हरियाणा तक आती है और एक ही सतलज नहीं, रावी है, ब्यास है, जो सारी नदियों को वह सरकार पंचवर्षीय योजना जो जवाहरलाल नेहरू का आया था, वह सोवियत रूस से आया था। क्योंकि हम लोग कम्युनिस्ट हैं, इतिहास को भी जानते हैं, पढ़ते हैं, और वह पंचवर्षीय योजना के तहत गैर सरकार ने कहा कि नहीं, एक नहीं 2 पंचवर्षीय योजना, हम सिर्फ जमीन पर खर्चा करेंगे, पेट्रोल पर खर्चा करेंगे, किसानों के लिए करेंगे। जमीन को बराबर किया, बड़ा बड़ा डैम बनाया
और पूरा हरियाणा डैम, पंजाब डैम जो सीमा पर है, अगर आज उस डैम को तोड़ दिया जाए, कहीं से अगर नष्ट हो जाए, तो कई जिला नहीं बल्कि 2-3 राज्य तबाह हो जाएगा। जो डैम, मैं उस डैम पर गया, देखा हूं, वहां का जो नाली है पानी का, वो ऊपर नहीं है, जमीन के नीचे है, और जहां से जरूरत है किसान को वहां से ढक्कन खोल देता है और पानी पटा लेता है। 2 पंचवर्षीय योजना केरल सरकार ने सिर्फ उस पर लगा दिया। और हमारे यहाँ जो सरकार थी, वह सरकार फलाने बाबू की सरकार, बाबू कहां से आए थे? वो बाबू किसी जमींदार घराने से आए थे, महाराजा घराने से आए थे। और वो महाराजा घराने से आए हुए लोग नहीं जानते थे, वो सिर्फ तहसीलदारी करते थे अंग्रेजी जमाने में। और अंग्रेजी हुकूमत के समय जो टैक्स का जो हिसाब किताब था, उसमें इधर उधर करके अंग्रेजों का चापलूसी करके बड़े बड़े जमींदार बन गए। हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में हम बसते हैं, यहाँ भी नारा था हल्दापुरी राज का और वोट दो सुराज का। इतिहास है इस क्षेत्र का कि जो लोग अंग्रेजी हुकूमत का दलाली करता था, वो रातों रात टोपी पहन करके कांग्रेसी बन गया, रातों रात कांग्रेसी बन गया। जयपुर स्टेट है, हरफरी है, हमारे यहाँ साहेबगंज का कुछ जमींदार लोग हैं, तो सबका नाम था उसमें। और जो लोग किसान परिवार से आते थे, जो सही माने में लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़े हुए थे, वो लोग दरकिनार कर दिए गए, वो आउट हो गए, वो कहीं नहीं दिखाई दिए। आज जिस तरह की चर्चा किए हैं, हमने ऐसे ही नहीं कहा साथियों से, आप तमाम लोगों से, कि इस गंडक प्रोजेक्ट का जो आईपी है, इसको हम लोग ऑफिस बना लेंगे, बनाना पड़ेगा ऑफिस, और वहां से हमको काम करना पड़ेगा। जब उसका पदाधिकारी नहीं रहेगा, उसका ओवरसीयर नहीं रहेगा, उसका चपरासी नहीं रहेगा, तो आम जनता उसमें रहेगी और उसको इस ढंग से काम करेगी, ऐसे काम करेगी जिससे जनता को लाभ होगा। एक भी कैनाल नहीं है, एक भी कैनाल यहाँ से शुरू कीजिए आप, जहाँ से ये दिलावरपुर नारायणपुर से यह कैनाल बनता है, वैशाली कैनाल, और ये वैशाली कैनाल साहेबगंज। साथ ही बिहार हर पल न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।